हेलो। ऑडियो जा रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। जो आप ओके लोगों को ओके नो। पार्ट उसमें ऐड किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोस सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो बायोस एक हमारा रोम के अंदर इंस्टॉल्ड एक फर्मवेयर है। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन द सेंस कि हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं इनपुट आउटपुट के, वो सभी इसी फर्मवेयर के अंदर क्या होते हैं, मैनेज एंड कॉन्फ़िगर एंड कंट्रोल होते हैं। So BIOS is a firmware used to perform hardware initialization during the booting process। हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है जब भी आपका सिस्टम बूट होता है, और बूट होते समय सारे हार्डवेयर को चेक करने का काम करता है। जो भी हमारे रन टाइम सर्विसेज होती हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, एनी प्रोग्राम, उनके हार्डवेयर, वो सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे बायोस और हमारे सेकेंडरी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक साथ सिंक होते हैं, एंड देन वो बूट होता है मशीन। इन केस अगर हम लोग कोई भी मशीन बूट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमारे पास एक लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर हमने एक विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जिसको यूजर यूज करेगा, सेकेंडरी ओएस। और विंडोज 7 8 10 कोई भी हो सकता है, लाइनक्स कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो है, ये यूजर एक्सेस करता है इसको और अपने टास्क को मैनेज करता है, लाइक उसको गेम खेलना है, ऑफिस का वर्क करना है, इंटरनेट चलाना है, सर्फिंग करना है, डेटा शेयर करना है, कुछ भी है। तो आप विंडोज ओपन करते हो ना, पावर ऑन करते हो, मशीन को बूट होता है। उसके बाद उसमें बूट होने के बाद सारा सिस्टम ओके होता है, फिर आप उसमें लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद अपना ब्राउजर ओपन करते हो, वेबसाइट एक्सेस करते हो, सारा काम करते हो। क्लियर है? तो ये आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर रहे हो, जो कि है आपका विंडोज 7 8 10 और 11 वॉट एवर जो भी है। इसके अलावा जो बूट हो रहा है ना, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब पावर ऑन करते हो बूट होता है, तो बूट के समय सबसे पहले हमारा जो पार जाता है वो हमारे बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम यानी बायोस फर्मवेयर में प्रोसेस स्टार्ट होता है। बायोस फर्मवेयर में क्या होता है कि प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद बायोस कुछ फीचर इनेबल करता है, लाइक पोस्ट चेकिंग करता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर व्हाइल बूटिंग योर मशीन। ओके, बायोस द्वारा ये पहला फीचर है जब भी हमारी मशीन बूट हो रही है। तो पोस्ट इन द सेंस क्या होता है, पावर। इसको समझना, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, पावर ऑन सेल्फ, आगे टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फीचर ऑफ बायोस। एंड ये क्या करता है, इट विल चेक, ये चेक्स हार्डवेयर, हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ओके, लाइक रैम, एचडीडी, डीवीडी, सीडी रोम, जो भी है, अनदर जो भी कंपोनेंट्स आपके होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को क्या करता है, चेक करता है कि ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग आर नॉट, है ना। इनका वर्किंग प्रोसेस चेक करता है, वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। समझ में आ रहा है? प्रॉपरली और नॉट। इन केस अगर हमारा एचडीडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, या प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, या उसको पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, रैम प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तो पोस्ट चेकिंग होगा और बायोस तुरंत हमें एक एरर मैसेज रिपोर्ट कर देगा। इन केस हमारे हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो एक एरर मैसेज जनरेट होगा, और इस एरर मैसेज में हमारे ब्लैक स्क्रीन पर, ब्लू स्क्रीन पर कुछ भी एक नोटिस आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा कि फिजिकल मेमोरी डंप एरर, एचडीडी नॉट कनेक्टेड, कीबोर्ड माउस नॉट फाउंड, ऐसे करके आ जाएगा। मैं इसका भी एक छोटा सा स्क्रीन दिखा देता हूँ, लाइक कीबोर्ड माउस नॉट फाउंड इन बायोस, ऐसे कुछ भी लिखकर मैं बस इमेज दिखाना चाहता हूँ, लेट मी शो। यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे मैसेजेस लिख के आ जाते हैं। अमेरिकन मेगा ट्रेंड बायोस कंपनी है जो बायोस मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है बायोस फर्मवेयर को। तो देखो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये डिटेक्ट नहीं है, नो कीबोर्ड डिटेक्टेड लिख के आ रहा है यहाँ पे, नो कीबोर्ड डिटेक्टेड। तो कोई भी आपके सिस्टम पे प्रॉब्लम होती है, लाइक कीबोर्ड, माउस, एचडीडी, फिजिकल मेमोरी, ये सब चीजों का, तो बायोस चेक करके विद द हेल्प ऑफ पोस्ट चेकिंग
आपको नोटिस देता है कि ये हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा है, तो एज अ इंजीनियर हमें उस कीबोर्ड को, उस हार्ड डिस्क को प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, क्लीन करना है, एंड देन फिर हम बायो बूट करेंगे अपनी मशीन को, वो बूट हो जाएगा। ओके, अगर डेड नहीं है हार्डवेयर तो। समझ में आ गया सबको? बायोस को एक्सेस करने के लिए अलग अलग कंपनी के अलग अलग फंक्शन की होता है। लाइक कोई कंप्यूटर में F12 से डिटेक्ट होगा, किसी में F10 से होगा, किसी में F9 से, किसी में डेल से, किसी में स्केप की से, किसी में स्पेसिफिक डेडिकेटेड सॉर्ट किया जाता था। जैसे आपने सोनी वॉयो का अगर लैपटॉप कभी यूज किया होगा तो देखा होगा, वो बहुत पुराना, अब तो खत्म हो गया मार्केट से, अब नहीं आता। बट उसमें एक डेडिकेटेड बायोस की दिया रहता था, है ना, या असिस्टेंस की कुछ ऐसे था, जिसको क्लिक करने के बाद बायोस के अंदर आप इंटर कर पाते थे। लाइक लैपटॉप वगैरह में, HP के लैपटॉप में मैक्सिमम F9 और F10 से हो जाता है आपका बायोस ओपन, F9 एंड F10, ओके, दोनों होता है। लेनोवो के लैपटॉप में F12 आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारा डेल के लैपटॉप में आपको मिल जाएगा, लाइक डेल की या F2 की, ऐसे करके मिल जाएगा। तो ये अलग अलग मदरबोर्ड के अंदर जो बायोस इंस्टॉल होते हैं, कंपनी के अकॉर्डिंग इसको एक्सेस किया जाता है। ओके, तो ये जो बायोस है ये दिखता कैसे, ओपन कैसे होगा? तो जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही पावर ऑन करते हो, डेल की प्रेस करो या कुछ भी, तो वहां पे तुरंत देगा इंटर, प्रेस डेल की टू एंटर सेटअप, तो तुरंत आप बायोस सेटअप मोड में आ जाएंगे। बायोस सेटअप मोड में आने के बाद कुछ फीचर दिया होगा, लाइक सीमॉस फीचर, बायोस फीचर, चिपसेट फीचर, पेरिफेरल्स मैनेजमेंट फीचर, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस और PCI कॉन्फ़िगरेशन, PC हेल्थ स्टेटस, सेफ मोड में आना है, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज्ड डिफॉल्ट सेटअप इंस्टॉल करना है। तो मान लिया कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कीबोर्ड इंस्टॉल किया हुआ है और वो कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो मे बी आप अपने बायोस के अंदर आओ और देखो कि यहाँ पे जो पेरिफेरल्स हैं इनके अंदर कीबोर्ड माउस की सेटिंग है, यहाँ से डिसेबल तो नहीं किया गया। जब इसके अंदर आप आएंगे तो लिख गया इनेबल डिसेबल का ऑप्शन, बस वही कर सकते हो, इसमें एडिशनल अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। ओके, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस में मान लिया कि आपने कोई ग्राफिक कार्ड कनेक्ट कर रखा है और आपने PC को पावर ऑन किया, ग्राफिक कार्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार बायोस से चेक कर लो। प्लस यहाँ पे चिपसेट फीचर दिया हुआ है। चिपसेट फीचर में भी हम लोग जैसे अभी देखो हमारी मशीन पर क्या है यहाँ पे, कि हमने VMware प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ है। लेट मी शो, वर्चुअलाइजेशन जिसको आप बोलते हो, आगे आपको पढ़ाया जाएगा ये चैप्टर। अभी बस नॉलेज पर्पज से देखो, मैंने यहाँ पे एक VMware प्लेयर इंस्टॉल किया हुआ है। अब ये VMware क्या कर रहा है, VMware यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, लेट मी शो, कि अगर ये हमारा, इसकी सेटिंग कहाँ से ओपन होता है, कहीं है ऑप्शन? नहीं। ओके, यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आ जाते हैं और यहाँ से डार्क मोड कर लेते हैं। मुझे ये करना था ताकि मैं ये दिखाऊं, क्योंकि वाइट वाइट पे दिख नहीं रहा था। तो मुझे यहाँ पे क्या है कि एक Windows 10 मशीन है, मैं Windows 10 को ऑन करूँ यहाँ से तो Windows 10 मेरा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक नई मशीन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करके। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, कभी कभी आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम को मार्केट से नया खरीद के लाते हो तो ये जो VMware यानी कि वर्चुअलाइजेशन सेटिंग ऑफ रहता है। तो कोई भी ऐसा सेटिंग जो कि ऑफ है, तो आप उसको बायोस के अंदर आओगे, सारे फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं वर्चुअलाइजेशन सेटिंग्स रहेगा, जिसको आप इनेबल करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। नहीं तो यहाँ पे जैसे इंस्टॉल करने जाएंगे वहां पे एरर आती रहेगी, है ना, कि इनेबल इंटेल वर्चुअलाइजेशन फीचर फ्रॉम बायोस, ऐसे करके, तो आपको आकर यहाँ से एटलीस्ट इनेबल करना ही करना पड़ेगा। तो ये हमें ऑप्शन मिल जाता है बायोस के अंदर ही। मैं एक बायोस एक्सेस करके दिखाता हूँ, वैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑफ रहेगा तभी बायोस एक्सेस होगा, बट हम लोग यहाँ पे VMware के अंदर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पावर ऑफ करता हूँ अपने मशीन को। ओके, और अभी एक बायोस वर्चुअल मशीन पे एक्सेस करते हैं। वर्चुअल मशीन में ज़्यादा फीचर नहीं होता, बट फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। तो मैं दोबारा से VMware यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। लेट मी शो VMware प्लेयर, एंड ये ऑन हो गया।
यहाँ से हम एक नया मशीन, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, जिसका मैं बायोस आप लोगों को एक्सेस करके दिखाऊंगा। विंडोज 10 टेम्परेरी डेटा के लिए मैं ओपन करता हूँ टेम्प एंड जस्ट ओके। 60 GB का हार्ड डिस्क, क्योंकि पूरा का पूरा एक वर्चुअल मशीन के लिए वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल रैम, सब कुछ हमें यहाँ पे अलाउ करना होता है। ठीक है, मैंने बस क्रिएट कर दिया, मुझे बस बायोस एक्सेस करना है। उसके बाद मैंने यहाँ से पावर ऑन किया। अब देखो यहाँ पे सेटिंग के लिए F2 की और ऐसे दे रहा था ना, तुरंत हट गया। बट आपको ध्यान से देखना, मैं रीस्टार्ट करता हूँ, यहाँ नीचे देगा प्रेस F2 टू इंटर सेटअप मोड बायोस के लिए। तो ठीक है, दोबारा से करते हैं रीस्टार्ट एंड लेट मी शो। तुरंत फिर से हो गया बहुत जल्दी हो रहा है। होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। रीस्टार्ट करते हैं दोबारा से एंड F12। देखो, मैंने F12 सॉरी F2 की तुरंत प्रेस किया और मेरा यहाँ पे बायोस ओपन हो गया। तो यहाँ पे एक फोनेक्स बायोस सेटअप यूटिलिटी है, VMware के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है, आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। लेट मी शो। देखो, इस स्क्रीन को ध्यान से देखो आप। सबसे पहले मेन सेटिंग है। मेन सेटिंग में अब यहाँ पे कीबोर्ड सॉरी माउस काम नहीं करता, कीबोर्ड से ही आपको काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कीबोर्ड से ही कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले मैंने कीबोर्ड का अप एरो की, डाउन एरो की यूज किया, तो मैं अप डाउन हो पा रहा हूँ जिस भी सेटिंग में मुझे जाना है। सबसे टॉप पे लिखा हुआ है सिस्टम टाइम, जो भी हमारा करंट टाइम है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके नीचे सिस्टम डेट, तो 11/4/2022 ऐसे पूरा मेंशन है, यानी कि 4 नवंबर 2022। उसके नीचे लेगेसी डिस्केट ए बी यहाँ पे डिसेबल है, तो उसको इनेबल नहीं कर सकते। प्राइमरी डिस्क, सेकेंडरी डिस्क यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, तो कोई डिस्क अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। कीबोर्ड माउस का फीचर है, एंटर की प्रेस करके देखो इसमें क्या है। तो नम लॉक की यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, अगर आप चाहते हो ऑन रहे तो जस्ट इसको यहाँ से ऑन कर लो। कह रहा है कि कीबोर्ड ऑटो रिपीट रेट 30 सेकेंड का है। बहुत सारे फीचर यहाँ पे मिलेंगे। सारी सेटिंग्स में आपको कुछ करना नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं करना है, अदरवाइज आपकी मशीन प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो बूट नहीं होगा। सारी सेटिंग्स हमारे लिए नहीं होता है। दिस इज प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके जो कंप्यूटर अपने लिए अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और बूट करने में हेल्प करता है। नीचे देखो यहाँ पे F1 हेल्प के लिए है, फिर प्लस माइनस की यूज करेंगे तो वैल्यू चेंज करने के लिए F9 से डिफॉल्ट सेटअप पे आएंगे, एस्केप की से बाहर होंगे, सेलेक्ट मेन्यू एंटर करेंगे तब मिलेगा, F10 से सेव और बाहर आ जाएंगे। कोई चेंजेस किया आपने, आप यहाँ पे प्रेस करते हो F10, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे प्रेस किया F10। ओके, तो ये कह रहा है कि आप सेव करके बाहर आ जाओ, तो मुझे सेव नहीं करना है, नो कर देंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। एडवांस में आ जाते हैं। मल्टी प्रोसेसर यहाँ पे ऑन है, इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अदर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे मेन जो सेटिंग्स हमें होती है, जैसे देखना होता है वर्चुअलाइजेशन वगैरह, तो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी VMware के अंदर हैं। बट फिर भी आप देखो क्या क्या फीचर है। एडवांस चिपसेट में मेमोरी गैप, ECC कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीजें हैं, और बगल में उनके बारे में डिटेल्स है, आप पढ़ सकते हैं। नॉलेज पर्पज से ये चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्योरिटी सेटिंग में आप अपने बायोस के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं, कि कोई भी आपके सिस्टम को बूट करता है तो सबसे पहले उसको बायोस का पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो पासवर्ड है। एक पासवर्ड आप देखो यहाँ पे दिया हुआ सेट सुपरवाइजर पासवर्ड, और एक दिया हुआ सेट यूजर पासवर्ड। ओके, तो सेट सुपरवाइजर पासवर्ड में क्या होता है कि ये मास्टर पासवर्ड होता है, और इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। एक बार लग गया तो इसको अगर भूल गए तो आपके सिस्टम के बायोस को फ्लैश करवाना पड़ेगा, या दूसरा बायोस सेम उसका इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अदरवाइज सेट यूजर पासवर्ड यहाँ पे आता, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आपके कंप्यूटर सिस्टम पे जब मेन मशीन पे एक्सेस करेंगे बायोस तो दिखेगा। इसमें आपको मिलेगा लाइक सेट यूजर पासवर्ड में, कि एक यूजर पासवर्ड दे देते हो, और जब भी आप अपना सिस्टम बूट करते हो तो एक बोलता है कि यूजर पासवर्ड एंटर करो। जैसे आप एंटर करते हो, मान लिया 1 2 3 दिया, एंटर किया आपने, उसके बाद आपका आगे विंडोज 7 8 10 जो भी होगा आगे फिर बूट होना स्टार्ट होगा, नहीं तो बायोस में ही स्टक कर जाएगा आपकी पूरी मशीन। ओके, बट आपका जो यूजर पासवर्ड होता है बहुत आसानी से ब्रेक कर दिया जाता है। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे सीमॉस बैटरी होती है ना, हम लोगों ने देखा था ना, एक बैटरी सेल लगा हुआ था, उसको अगर आप एक बार निकाल देते हो और दोबारा से लगा देते हो तो आपका जो नॉर्मल पासवर्ड है या आपका बायोस का जो बेसिक सेटिंग है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। तो बायोस की पूरी सेटिंग को कंट्रोल करने का काम सीमॉस बैटरी करता है। क्लियर हुआ?
जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कैसा सीमॉस बैटरी होता है, ये बायोस की कंप्लीट सेटिंग को स्टोर करके रखता है। इसको आपने निकाल दिया, आपका बायोस बाय डिफॉल्ट पे रीसेट हो जाएगा, बट सुपरवाइजर पासवर्ड रीसेट नहीं होता है, उसको आपको फ्लैश करवाना पड़ेगा, उसका कोई ब्रेक करने का ऑप्शन नहीं। तो ये कुछ आपने सेटिंग्स यहाँ पे देखा बायोस के अंदर। बूट ऑप्शन में कह रहा है कि रिमूवल मीडिया का सबसे प्रायोरिटी लेवल पे है। आप चाहते हो सबसे टॉप पे हार्ड हार्ड डिस्क से बूट हो, तो प्लस की यहाँ पे प्रेस करो या माइनस की। देखो माइनस की मैंने प्रेस किया तो नीचे आ रहा हूँ, प्लस की प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ। ओके, मान लिया कि मैंने सेलेक्ट कर लिया सीडी रोम और मैं प्लस की प्रेस कर रहा हूँ तो ऊपर जा रहा हूँ, सबसे टॉप पे अभी आ गया सीडी रोम। सबसे ज्यादा यूजफुल है अगर डॉस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग। वीडियो बाद में चला लेना, बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं, ठीक है। सर एक तो यहाँ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ तो सर अभी जो लास्ट विंडो आपने दिखाई थी पासवर्ड वाली, उसमें सर एक तो यूजर पासवर्ड बताया कि जो भी यूजर मतलब जब भी एक्सेस करेगा तो वो पासवर्ड डाल के आगे होगा, हाँ। मतलब तब जाके वो बूट होगा। एक हम्म, उसी के नीचे सर पासवर्ड ऑन बूट भी था, तो मतलब डिफरेंस क्या है दोनों का, या कोई सच मेजर डिफरेंस नहीं है? कहाँ पे पासवर्ड ऑन बूट है? हाँ हाँ, इसी में ही है सर, देखिए। हाँ, ये जैसे इंटरनल फीचर हमारे बायोस का है कि जब भी हमारा सिस्टम बूट के लिए होगा तो वो पासवर्ड मांगेगा, जब प्राइमरी ओएस यानी कि हमारा बायोस ओपन होगा तब पासवर्ड मांगेगा, समझ रहे हैं। तो तो ये अलग, यूजर पासवर्ड बायोस पे ही लग जाता है? हाँ हाँ लग जाता है। नहीं ठीक है, नहीं, तो ये जो मैं सेट, मेरी बात समझो आप, बूट करने का जी मतलब सर। क्या होता है, पावर ऑन किया, जब सिस्टम जी जैसे ही सर। ऑन होगा तो वो बूट समय पासवर्ड मांगेगा, ठीक। ठीक है तब सर। आगे प्रोसेस होगा। फिर आपने अगर ठीक है सेट सर। यूजर पासवर्ड दिया हुआ है या तो फिर जी सर। सुपरवाइजर पासवर्ड दिया हुआ है, तो ये जब बायोस आपका बूट होगा ना, यानी कि जब आप यस सर। पावर ऑन करोगे, आपका मशीन बूट हो गया और यस बायोस सर। ओपन होने से पहले ये कहेगा कि पहले एंटर करो, तब हम अपने सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेंगे, विंडोज 7 8 10 को बूट करेंगे, अदरवाइज हम बायोस पे स्टक करके छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझना चाहूँ तो यह है कि पासवर्ड ऑन बूट मतलब बेसिकली कि जैसे ही आपने स्विच ऑन करा तो वहां पर हाँ पासवर्ड मांग लेगा, कि बायोस चालू ही नहीं होगा जब तक आप वो पासवर्ड नहीं देंगे, हाँ मतलब बिल्कुल। पोस्ट चालू नहीं होगा। हम्म। और जैसे यूजर पासवर्ड है कि आपका पोस्ट कंप्लीट होने के बाद जैसे सेकेंडरी ओएस लोड होने वाला होगा तब से आपका यूजर पासवर्ड काम करेगा। हाँ जी, ओके सर। देखो ये आ गया यस सर। एंटर पासवर्ड, तो ये हमारा बूट पासवर्ड है, राइट। अब देखो यस यहाँ सर। पे एक पासवर्ड दे रहा है, ये नया पासवर्ड सेटिंग के लिए, यहाँ पे ये पासवर्ड है, ये आपका बायोस पासवर्ड है, यूजर पासवर्ड, ऐसे ऐसे ही आपका यहाँ पे सुपरवाइजर पासवर्ड भी आएगा, राइट। तो ओके। दोनों सेम विंडो पे आता है, बट एक बूट के समय और एक बायोस के समय, तो दोनों में से कोई भी इनेबल कर दो, आपका सिस्टम बूट नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। क्लियर है। तो दोनों का एक ही विंडो जैसा लगेगा, बट आप इतना रखो कि बूट मतलब मशीन बूट कब होगा, जब हम पावर ऑन करेंगे, पावर ऑन करते पास के साथ ही पासवर्ड मांगेगा और एक पासवर्ड बायोस कंप्लीट मांगेगा, होने के बाद यस। एक बायोस पासवर्ड, कंप्लीट। ठीक है हाँ, सर। एक इसके लिए मांगेगा। तो यहाँ पे अगर आप पासवर्ड गलत देंगे तो आगे बूट ही नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आपने यस। यहाँ पे आ, पासवर्ड सही दे दिया जो कुछ भी है, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी विंडोज को ऑन कर सकते हो, राइट। यस सर। और उसके बाद एक और पासवर्ड आपका आ जाता है, लाइक विंडोज का पासवर्ड जो आपने यूजर पासवर्ड दिया हुआ है ना, जैसे कि मान लिया यहाँ पे मैंने मशीन अभी ऑन किया था, विंडोज 10 पे पासवर्ड मांग रहा था, या हम जब सिस्टम ऑन करते हैं तो नहीं मांगता है, जो आप अप्लाई करते हो लॉगिन करने के लिए, तो वो अलग होता है। तो ये प्रोटेक्शन लेवल है जो कि आप सेव कर सकते हो या कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसमें। क्लियर हुआ। बूट में आप आ जाते हो, बूट में आपको प्रायोरिटी किसको देना है। अब मान लिया कि बूट के लिए सबसे प्रायोरिटी मैं दे देता हूँ सीडी रोम को, तो सीडी रोम के थ्रू हमारा सिस्टम बूट होगा नहीं ना। बूट किससे होगा, हार्ड डिस्क के अंदर जो ओएस इंस्टॉल है। तो अगर आपने सीडी रोम को सबसे टॉप पे रखा, फिर रिमूवल मीडिया को, तो जब आपका सिस्टम बूट होगा तो बहुत लंबा प्रोसेस लेगा। पहले वो सीडी रोम के अंदर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करेगा कि उसके अंदर तो नहीं है, उसके बाद रिमूवल मीडिया अगर लगे हुए हैं उनको चेक करेगा, उसमें नहीं मिलेगा तो फिर थर्ड पॉइंट पे हार्ड डिस्क को चेक करेगा। तो बेटर है कि आप हार्ड डिस्क को टॉप पे कर दो, ताकि सिस्टम जैसे ही ऑन हो बूट हो तुरंत हार्ड डिस्क से अपने ओएस को डिटेक्ट कर ले और पावर ऑन हो जाए, तो टाइम सेव होगा, फास्ट बूट होगा। समझ में आया।
क्लियर है सभी को? जी सर। यस यहाँ सर। से एग्जिट करेंगे और मे भी आपने सेटिंग गड़बड़ कर दिया, कुछ भी ऐसे है, तो एग्जिट वाले में देखो क्या दिया हुआ है, लोड से डिफॉल्ट सेटिंग, या तो F9 प्रेस कर लो। ओके, या तो फिर आपको डिस्कार्ड चेंजेस करना है कि जो भी आपने इसके अंदर चेंजेस किया वो सब डिस्कार्ड हो जाए, तो यहाँ से कर सकते हो। सेव एंड चेंजेस करना है तो सेव एंड चेंजेस कर सकते हो। एग्जिट सेविंग चेंजेस करना है, एग्जिट डिस्कार्डिंग चेंजेस करना है, तो मतलब यानी बिना सेव किए बाहर आना है, सेव करके बाहर आना है, सेव चेंजेस करके अभी बायोस में स्टे रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, राइट? तो मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ और मुझे सेव भी नहीं करना है। मैं बाहर आ गया, अब हमारा मशीन ये बूट हो रहा है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो बायोस में एंटर करने के लिए डेल की, F12 की, F2 की, F10 की, F9 की, स्केप की, स्पेस बार की, या कभी कभी कंट्रोल शिफ्ट के साथ कोई अगर बायोस है तो वैसे भी आ जाता है, किसी में डेडिकेटेड बायोस बटन होता है, उस हिसाब से आप इसको ओपन करते हो। ओके, तो यहाँ पे वन प्लस से सर कौन कनेक्टेड है एक और? क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था सर। अच्छा, बताइए। आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी। ये पोको से कौन अच्छा, कनेक्टेड है, मैं ये रीनेम पूछ रहा कर था सर लो। इसमें। हाँ, बताइए। सर इसमें बायोस में ना एक मतलब अभी रिसेंटली रिसेंटली तो नहीं, 4-5 साल से एक और फीचर वो जो ऐड हुआ है, लेगेसी वाला। हम्म। सर वो समझना है, वो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उसमें, लेगेसी वाला जो एक फीचर आता है ना। यस, लेगेसी मोड एक आ जाता है, और किसी में AECHI ऐसे लिख के आ जाएगा, राइट? किसी में यस सर। UEFI ऐसे करके आ जाएगा। ओके, तो इनके जो मोड होते हैं ना, ये न्यूअर हाँ, ऑपरेटिंग लेगेसी और सिस्टम, यूएफआई साथ में आता हाँ, न्यूअर वर्जन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए ये सारे मोड दिए गए हैं। ओके, अगर आपका MBR या पुराना बूट रिकॉर्ड है, से पहले एक ही आता था जब विंडोज 7 वगैरह नहीं था, XP वगैरह के लिए, या विंडोज 7 पे भी आप देखेंगे तो ओल्डर बूट सिस्टम बनता था। बट जब से हमारा न्यूअर विंडोज 10 आ गया, विंडोज 11 आ गया, तो इसमें UEFI और सिक्योर बूट के साथ चाहिए। तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये आपको नए ऑपरेटिंग सिस्टम के बूट में मिलते हैं या नए बायोस में मिलते हैं। आप कभी आज एक लैपटॉप अगर आप बाई करते हो तो आप उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल करो तो शायद नहीं कर पाओगे, है ना? है, तो उसमें लेगेसी डिसेबल करनी पड़ती है। हाँ, बट अभी के बायोस में ये डिसेबल का ऑप्शन ही नहीं आता है ना। प्री अच्छा तो। इंस्टॉल्ड अगर विंडोज लेटेस्ट वर्जन है, लेट मी कंफर्म, कि अगर हमारा विंडोज 7 पढ़ के आ रहा है देन ओके, है ना? बट अगर विंडोज 10 आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है तो आप शायद उसमें ओल्डर वर्जन के विंडोज को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, बूट ही नहीं होने देगा, एरर आ जाएगी। और सर हमने अगर डोज बेस लिया है तो तो उसमें चलेगा। डोज बेस पे चलेगा ना? हाँ, बट मान लिया कि अभी के कंप्यूटर सिस्टम को आपने लिया है आज के समय पर, जिसमें ये फीचर ही नहीं है पुराने बूट रिकॉर्ड के लिए, तो फिर बूट ही नहीं होगा ना आपका मशीन, सिर्फ GPT पे बूट होगा, जिसमें आपका पुराना बूट रिकॉर्ड नहीं बन रहा है तो। समझ रहे हैं? यस ये जो सर। नया बूट मोड आया हुआ है, सिंपल कंफर्म कर लो इतना, इसको वो मत समझो। सिंपल कहने का मतलब, अगर हमारे इंटेल के अंदर पुराना बूट रिकॉर्ड दिया हुआ है, देन हम पुराने विंडोज 7 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, राइट? अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे लेगेसी मोड इनेबल डिसेबल का ऑप्शन नहीं है, ये सारे ऑप्शंस नहीं इनेबल, इसके अलावा मतलब यही सिर्फ ऑप्शंस हैं, तो फिर आप उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल ही नहीं कर पाते। आप करके देख लेना, राइट? अलाउ ही नहीं करेगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो लगभग में ये 3-4 सालों से यस नहीं, सर। लगभग में 2015 14 ऐसे से ये धीरे धीरे चीजें खत्म कर दी गई हैं, राइट? यस सर। तो उसके जगह VMD आ गया सर। देखो, अब कंपनियां अलग अलग नाम दे देती हैं तो हम लोग उसमें इतना नाम नहीं याद रख सकते क्या 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 आ गया है। किसी में VMD, अब मान लिया AMD का है तो वो VMD बना दे, अपना इंटेल है तो इंटेल वर्चुअलाइजेशन UEFI ACHI कर देता है। कोई और कंपनी अपने बायोस मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो वर्चुअलाइजेशन की जगह VT लिख देता है ना? तो वो तो हमें समझना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं?
हेलो। यस सर। जी सर, जी यस सर। सर। सर वर्चुअल मशीन पर हम बायोस का पासवर्ड लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा सकते हो, अभी जब मैंने दिखाया तो वहां से इनेबल का ऑप्शन तो आ रहा था, आप लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लेगेसी और यूईएफआई दिया हुआ है, राइट? ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये लेगेसी यूईएफआई है, लेकिन ये आपका कौन सा वर्जन है? 2011, आप शायद यहाँ पे देख पा रहे हो, यस सर। बहुत पुराना है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट बायोस लेंगे तो ऐसा दिखेगा ही नहीं, राइट? ये ओपन ही नहीं होगा। तो देखो क्या लिया, व्हाट इज लेगेसी बूट? लेगेसी बूट रिफर टू द बूट प्रोसेस यूज्ड बाय द बायोस फर्मवेयर टू इनिशियलाइज हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ओके, इसको और किसी ने वो किया है। एक्चुअली सर आजकल मतलब अभी पिछले 4-5 साल में बायोस तो खत्म ही हो गया, मतलब हम बायोस बोलते हैं पर बायोस की जगह वो यूईएफआई आने लग गया है। हाँ, वो यूज ही नहीं हम होता। लोग, हाँ बायोस अब यूज नहीं होता है, यूईएफआई यूज होता है, तो वो मतलब बोलते हैं हम देखो, बायोस हैं पर वो है यूईएफआई। हाँ यूईएफआई, अब देखो ये क्या कह रहा है कि जितने भी आपके बायो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आ रहे हैं वो बूट के समय आपके सिक्योर बूट सर्च करते हैं। लाइक विंडोज 11, आप अगर यूईएफआई नहीं है तो आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, है ना? यानी कि आप 7th जनरेशन तक के प्रोसेसर के अंदर ये चीज नहीं थी, तो विंडोज 11 उसमें बूट नहीं होता है। टीपीएम एंड यूईएफआई सिक्योर मोड, राइट? आपने इसका फीचर पढ़ा था जब विंडोज 11 लॉन्च हुआ था? तो हमारे सॉरी विंडोज i3 7th जनरेशन तक, यानी कि जो इंटेल का प्रोसेसर है, 7th जनरेशन तक में ये आपके बूट सिक्योर बूट का यानी कि ईएफआई सिक्योर बूट का ऑप्शन इनबिल्ट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिला। जिनका 8 वर्जन था वो उनको आसानी से मिल गया था, क्योंकि बायोस या जो ये चिपसेट होती है ना, इनके अंदर वो फर्मवेयर को सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी डिजाइन की जाती है। ओके, यूएफआई, लेगेसी, ये सारी चीजें। तो लेगेसी के नाम पे अभी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, अभी आपको यूईएफआई ऐसे ही देखने को मिलेगा। एडवांस बूट, सिक्योर बूट, यूएफआई बूट ऐसे देखने को मिलेगा, राइट? तो अगर आप ऐसे कहीं लिखा हुआ है तो आप उसमें जाएंगे तो उसमें आपको विंडोज 7 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यानी कि अगर इसमें देखेंगे तो मिल जाएगा, आप इसमें विंडोज 10 भी चला सकते हो, यस सर। बट विंडोज 11 नहीं चला सकते, राइट? क्योंकि यस। यूईएफआई है बट सिक्योर बूट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये यस सर। चिपसेट का पूरा प्रोग्राम है कि किस तरीके से हमें बूट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। बट हमें ये यूईएफआई बूट या सिक्योर बूट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, या हेल्दी बूट लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको बोल सकते हो कि हेल्दी बूट है, एक तरीके का सेम बूट प्रोसेस है प्रीवियस, बट ये सिक्योर बूट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इट हैव बेटर यूजर इंटरफेस, या बूट मोड इज ट्रेडिशनल लाइक बेसिस, पुराना जो चला आ रहा है। तो ये अगर आपके सिस्टम पे लेगेसी है देन ओके, आप चला सकते हो। आज का अगर मदरबोर्ड आप ओपन करोगे तो ये नहीं मिलेगा, आप अपने अपने कंप्यूटर पे चेक करेंगे, अगर आपने इधर 2-3 सालों में सिस्टम लिया होगा तो। ठीक है, ये जीपीटी सपोर्ट करता है, ये मैंने क्या बताया था कि पुराना एमबीआर में आपका चलता था पुराना ओएस, अभी सभी किस पे है? जीपीटी पे है, तो आपका विंडोज 7 सपोर्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं? क्लियर? यस सर। ये फास्टर बूट रिकवरी करता है बट इधर हमारा स्लोवर मिलता है। यूईएफआई आपको क्या करता है? ड्यूअल बूट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, बट पुराना ड्यूअल बूट रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, राइट? समझ में आया? ड्यूअल बूट रिकॉर्ड मतलब अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम बार बार बंद हो जाता है तो आप देखते हो ना, ब्लू स्क्रीन आता है, ऑटोमेटिक रिपेयर होता है और सिस्टम आपका अप हो जाता है ना? अब ये यस प्रैक्टिकली सर। एक्सपीरियंस की मैं बातें कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा और ऐसे दिखाया भी नहीं जा सकता। तो ड्यूअल बूट रिकॉर्ड बनता है, यूएफआई बूट बनता है, उसका रिकॉर्ड बनता है जहां से आप सारी चीजें करते हो। अगर मैं यहाँ से विंडो आर एंड डिस्क mgmt.msc, मैं अपनी मेन मशीन का डिस्क मैनेजमेंट दिखाऊं, यहाँ पे है डिस्क मैनेजमेंट।
ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, EF5 सिस्टम पार्टीशन लिखा हुआ है ना? यस और नो? हेलो। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। ओके, और लिखा यहाँ पे हुआ क्या है लिखा हुआ है, हेल्दी रिकवरी पार्टीशन। तो मतलब आपके पास बूट के लिए अगर मान लिया कि प्राइमरी सेक्टर से डेटा बूट का करप्ट हो जाता है, कुछ भी है, तो हमारा एक रिकवरी पार्टीशन बूट के लिए है, राइट? हेल्दी पार्टीशन है जो कि हमारे सिस्टम को ब्लू स्क्रीन मोड पे रिपेयर कर देगा। ओके, और हमारा सिस्टम रन हो जाएगा। पहले ये चीज नहीं था। पहले अगर MBR करप्ट हो गया तो आपको अपने सिस्टम को रिपेयर करना पड़ता था, मैनुअली DVD लगाते थे आप या बूटेबल पेन ड्राइव लगाते थे, फिर रिपेयर करते थे। समझ रहे? बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि एडवांस बूट, यही सब चीजें, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड क्या होती है, यूजर यूज करता है, फीडबैक देता है, डेवलपमेंट उस पर काम करता है, या कंपनी उस पर काम करती है, राइट? ओके, एंड देन हमारा जो चिपसेट है, अभी हम लोग बायोस या मदरबोर्ड के एक एक कंपोनेंट को पढ़ रहे हैं। तो हमारा सीमॉस बैटरी का ये फंक्शन होता है कि बायोस की सारी सेटिंग को होल्ड करके रखना, एंड जो भी आप चेंजेस करते हो वो सब यही स्टोर करके रखता है, इसी की वजह से स्टोर होकर सेव रहता है। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो आपका बाय डिफॉल्ट बायोस बार बार रीसेट होता रहेगा, राइट? अगर आपने पासवर्ड भी लगाया और ये काम नहीं कर रही बैटरी, तो यूजर पासवर्ड बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाया करेगा, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको हर 2 साल 3 साल पे बदल देना चाहिए और आपका सिस्टम अच्छा परफॉर्मेंस देगा। म्यूट कर लीजिए, उधर से आवाजें आ रही हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसर। ये भी हमारे ये हमारा जो मदरबोर्ड होता है उसी का एक पार्ट है। तो हमने इसी पे देखा एक बायोस रोम चिप, इसी पे सीमॉस के बारे में देखा, इसके आईओ पोर्ट के बारे में देखा। यहीं पे हमारा एक चिपसेट लगा होता है या CPU इंस्टॉल होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या तो बोलते हैं प्रोसेसर। प्रोसेसर आपके बहुत सारे आते हैं, इंटेल के भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले हमारा सिर्फ इंटेल था। अभी इंटेल के अलावा कौन कौन सी कंपनियां प्रोसेसर डिजाइन करती हैं? टॉप कंपनीज बताइए। AMD सर। AMD डिजाइन करता है। राइजन AMD। इंटेल। यस यस। प्लस आपका M1, इसको क्यों भूल रहे हैं? हम साल लास्ट 1.5 साल और से। आप मैं क्या है ना। यस, तो M1 चिपसेट आ गया है, राइट? तो ये सब Yes, sir. मैन्युफैक्चरर है, ये एप्पल है। सर यस, तो ये सब हमारा क्या है, CPU या ये सब चिपसेट डिजाइन करने वाली कंपनी है जो इस तरीके की चिप को डिजाइन करती है। देखने में हमारा प्रोसेसर कुछ ऐसे होता है। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इसको, उधर से सभी लोग म्यूट कर लो। तो अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ये जो प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर एक नेम में ही पूरी डेफिनेशन है, प्रोसेस द वर्क, ओके, आर इट इज यूज टू प्रोसेस द टास्क। जो भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, अभी जैसे मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लिखा AMD, तो मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अपने कीबोर्ड माउस से एक इनपुट दिया, वो इनपुट हमारे मेमोरी में जाकर सेव हुआ, मेमोरी ने आगे फॉरवर्ड किया, ब्रिजेज को, ब्रिज ने जाकर आगे फॉरवर्ड किया हमारे प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने देखा कि कैसा फंक्शन आया हुआ है हमारे पास, तो इसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स लगी होती हैं, अभी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और उन यूनिट्स का काम होता है कि उसके प्रोसेस को फंक्शन करके आउटपुट तक प्रोवाइड करना है, आउटपुट पोर्ट तक भेजना सिग्नल को। तो प्रोसेसर का पूरा काम होता है कि जो भी यूजर टास्क देता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे आपने गाना प्ले किया, तो गाना प्ले डायरेक्ट आपका नहीं होता है, इसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस होता है, राइट? तो प्रोसेसिंग के समय यही जो हमारा प्रोसेसर है, जितने भी हम लोग टास्क ओपन करते हैं, जितना भी काम करते हैं, ये प्रोसेसर ही उस सारे टास्क को हैंडल करता है। अब ये प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी यूनिट्स लगी होती हैं, लाइक मतलब कि कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं? आपके ALU यूनिट होती है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, लाइक ऐसे बहुत सारी यूनिट्स लगी होती हैं जो कि सारे फंक्शन को कैलकुलेट करके आउटपुट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो सारी यूनिट्स इसी के अंदर होती हैं। लेट मी शो, शायद मैंने यहाँ पे एक डायग्राम डिजाइन किया होगा, ये देखो। क्या होता है कि जब एक यूजर इनपुट देता है, प्रोसेसर में इनपुट जाने से पहले, यानी कि देखो मेमोरी वगैरह क्या करता है, रैम वगैरह सारा पहले टास्क क्या करता है, यूज करता है, और फिर रैम हमारा क्या करता है, उस इनपुट को अपने प्रोसेसर के पास बारी बारी से शेयर करता है। तो इस प्रोसेसर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है,
अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रजिस्ट्री एरे होता है। इन सभी यूनिट्स का काम करना जरूरी है। अगर यूएनआईटीएस यूनिट्स अगर काम नहीं करेंगी तो मे भी आपने 2+2 दिया हुआ है तो +4 नहीं करेगा, बायोस कुछ और कर देगा, जैसे एक पागल इंसान, है ना। थोड़ा सा वर्ड ऐसा है बट इसको समझने के लिए बस यूज करेंगे के फंक्शन को। तो प्रोसेसर डायरेक्ट उसको कैलकुलेट नहीं करता, प्रोसेसर एक यूनिट्स को इस्तेमाल करता है और इन्हीं यूनिट्स के बिहाफ पर प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके 2+2 को ये क्या करता है, आउटपुट देता है। बट ये 2 नहीं एक्सेप्ट करता, प्रोसेसर क्या एक्सेप्ट करता है, 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम एक्सेप्ट करता है। ओके, फिर बाइनरी से ये आपके डिजिटल उसमें कन्वर्ट होता है, राइट, कंट्रोल होकर इन्हीं सारे कंट्रोल यूनिट के बिहाफ पर। जितने भी प्रोसेसर होते हैं उनका काम होता है 0 1 को कैलकुलेट करना, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 या 1 को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यहाँ पे 2+2 4 नहीं करना है, मतलब जो भी ये कंट्रोल के साथ दिखाना है कि जो भी यूजर ने टास्क दिया बस उसी को कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल करके एज इट इज उसको वो करता है, राइट, आउटपुट के लिए रेडी करता है। एंड देन फाइनली आपके मॉनिटर पर वो आउटपुट देखने को मिलता है। अभी जो हम लोग ये लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा मॉनिटर इंग्लिश में, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोसेसर कैलकुलेट किया होगा इसको 0 1 के फॉर्म में, ओके। एंड देन फिर यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इनको कन्वर्ट करके एक प्रॉपर आउटपुट डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट कर रही है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है हमारे प्रोसेसर द्वारा। प्रोसेसर आपके 2 तरीके के होते हैं, बट क्या अभी अगर आप लोग कभी हार्डवेयर पे काम करेंगे तो ये वाला प्रोसेसर शायद देखने को मिले। आपके प्रोसेसर की अगर जनरेशन की बात करें तो पेंटियम सीरीज स्टार्ट था, पेंटियम 1 2 3 4 5 सॉरी 3 4 तक, डुअल कोर, क्वाड कोर, कोर टू डुओ, i3 i5 i7 i9, ओके। तो ये सब हमारे प्रोसेसर की जनरेशन है। ऐसे ही हमारा AMD का प्रोसेसर आता है, Ryzen 3, Ryzen 4, Ryzen 5, Ryzen 6, Ryzen 7, ऐसे करके आ जाता है, राइट। तो इनकी सीरीज होती है, जितना एडवांस प्रोसेसर वर्जन लेंगे या सीरीज लेंगे उतना एडवांस उनका फंक्शन होगा, ओके। तो अभी इंटेल और AMD की बात करें, इंटेल पहले एक तरीके का जाइंट था या बोल सकते हो किंग था आपके इस फील्ड में, प्रोसेसर डिजाइनिंग में। बट उसके बाद AMD आया। AMD का स्टार्टिंग मार्केट बिल्कुल डाउन था। क्यों था? क्योंकि इसमें हीटिंग एंड स्लो का बहुत ज्यादा इशू था। हीटिंग बहुत ज्यादा था क्योंकि इन्होंने अपने प्रॉब्लम को या अपने उसको फिक्स नहीं किया। फिर धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लिया कि अभी टॉप पर कौन चल रहा है, M1 यानी कि मैक OS, और उसको अगर हटा दें तो AMD कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, इन कंपेयर ऑफ इंटेल प्रोसेसर बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंस तो मिलेगा, बट ये काफी पावरफुल मिलेगा कम बजट के अकॉर्डिंग। इंटेल कम नहीं है, इंटेल बहुत पावरफुल है और बहुत स्टेबल है। इंटेल का मार्केट आज भी कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा है एज पर मार्केट रिव्यू। अगर आप देखेंगे, अब बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है बट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इंटेल AMD का मार्केट इस वजह से कम हो सकता है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन अभी उतना बेस्ट नहीं जितना इंटेल के लिए। क्योंकि मान लिया एडोब की कंपनी है, एडोब की कंपनी अपना सॉफ्टवेयर किस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग डिजाइन कर रही है, मे बी इंटेल, क्योंकि इंटेल बहुत पॉपुलर है, सभी के पास इंटेल है। तो अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे प्रोसेसर के लिए तो नहीं देगा ना जो कि ये भी फंक्शन कर ले ये भी कर ले, तो शायद ये उसको ना चला पाए प्रॉपर तरीके से। तो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलता है। सर मैक में भी तो पर इंटेल देखा है मैंने। हाँ, नहीं मैक आप इंटेल मैक, होता है। नहीं आप मैक में M1 कह रहे हैं ना शायद। हाँ, अब नहीं, मैक पहले आता था ना। अब मैक में क्या आता है, M1 आता है फ्रॉम 2 years, ओके। पहले अच्छा आपका लास्ट, इंटेल ही चलता था, हाँ। ओके ओके तो ऑलराइट। M1 जो है इसने अपना पूरा का पूरा, एप्पल ने अपना पूरा का पूरा चिपसेट अब देना स्टार्ट कर दिया, राइट। तभी तो जो डिवाइसेस हैं सस्ती हो गई हैं, बट स्टार्टिंग में तो महंगी रहती हैं फिर भी उनका कॉस्ट कटिंग हुआ और खुद के प्रोसेसर के साथ थोड़ी सस्ती डिवाइसेस आने लगी, राइट, इंटेल M1 प्रोसेसर पे। तो ये मैक का कैटेगरी है, एप्पल के लिए है। बाकी नॉर्मल यूजर के लिए इंटेल है और AMD है। तो AMD अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं इसके साथ, हो चुके हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं
बड़े लेवल पे जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जैसे नहीं होता है, इंटेल ले लिया तो आपको सोचना नहीं है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा ये चलेगा, बट एएमडी ले रहे हो तो एक बार आपको जरूर देखना पड़ेगा भाई VMware सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, फ्यूजन सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाइपरवाइजर सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे हैं, ये देखना पड़ता है। तो यस सर। बेटर है कि मैं अभी तक इंटेल प्रोसेसर मतलब कि 2005-6 से मैं पीसी यूजर हूँ, 2004-5 के आसपास से। बट मेरा डेस्कटॉप था पेंटियम सीरीज का, और उसमें 32 GB 64 GB रैम के साथ मैंने यूज किया हुआ है जब मैं ऐसे ही स्कूल वाले उसमें था। तो उस समय के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तब से यूज करते करते 2022 तक, ओके, हमने अभी यूज किया फ्रॉम लास्ट 2 और 3 मंथ मैं AMD को प्रीफर कर रहा हूँ, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर, कि हमारे AMD पर कुछ मुझे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी डेवलपमेंट के लिए, जो कि मान लिया कि 40,000 के प्रोसेसर में मेरा काम हो जा रहा था AMD के लिए, वही काम इंटेल मुझे 60 से 70 हजार रुपए ले रहा था, ठीक है। बट सर एएमडी कहते हैं गेमिंग और वर्चुअलाइजेशन के लिए भी एएमडी का Ryzen 6 Ryzen 7 बेस्ट है हाँ, कंपेयर टू i7 i9। यस यस, तो ये सारी चीजें और बहुत पावरफुल मुझे इसका मतलब कि रिजल्ट देखने को मिला। एंड मैं दोनों के बीच में अगर कंपेयर करूं तो मैं उससे अगर 100% सेटिस्फाई हूं इंटेल से, तो अभी मैं AMD के साथ 150% सेटिस्फाई हूँ, ओके। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो ये कंपनियां हैं जो इस प्रोसेसर को डिजाइन करती, सिंपल। बाकी आप लोग जो भी प्रोसेसर बाई करना चाहें कर सकते हैं, सबकी क्लॉक स्पीड और सारी चीजें नीड के अकॉर्डिंग देखें। तो पुराना जो प्रोसेसर हमारा आता था वो PGA आता था, पिन ग्रिड एरे, और अभी जो आता है वो लाइन ग्रिड एरे पर आता है, इसमें पिंस लगी होती थी। इसको इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत ध्यान से इंस्टॉल करना पड़ता था, हल्का सा टच हुआ तो ये डैमेज होने का चांस रहता था, है ना, क्योंकि आ, इसमें पिंस निकली होती थी बहुत ही छोटी छोटी ऐसे करके। अभी क्या होता था, डॉट 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 करके बना होता है, तो ये जो डॉटेड डिटेल्स होती है ये आपके LGA प्रोसेसर के अंदर होता है, और ये काफी पावरफुल i3 i7 जनरेशन और इसके थ्रू आने को मिल गया है। एंड ये हमारा पुराना जो सीरीज था वो ऐसे ही आता था। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीटिंग भी होता था, क्योंकि कंपोनेंट मेटल्स ज्यादा लगे थे इसमें। आप देखो जो चीजें ऑप्टिमाइज होती हैं उसमें मेटल्स एंड ये सब चीजें जब कम होगा तो डेफिनेटली, जैसे पुरानी हार्ड डिस्क देखो, 2 MB या 8 MB की हार्ड डिस्क के लिए ट्रक में लेकर जाया जाता था, बहुत बड़ा स्टोरेज होता था पुराना, देखो आप, है ना। कभी आपने इंटरनेट का हिस्ट्री अगर ये सब देखा हो, स्टोरेज के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर में लेकर जा रहे हैं तो पूरे ट्रक में लेकर जा रहे हैं, मतलब एक लोडर में लेकर जा रहे हैं। अभी क्या है कि लोग पता नहीं 2 TB 4 TB जेब में लेकर घूम रहे हैं, है ना। तो कैसे हुआ, उस समय उनको इलेक्ट्रिसिटी की भी ज्यादा जरूरत रहती थी। अभी क्या है कि आप एक नॉर्मल बैटरी, स्मॉल छोटी छोटी बैटरी से, लिथियम आयन की बैटरी से सारी चीजें चला पा रहे हो। बट पहले ऐसा नहीं था ना, पूरा का पूरा बड़ा पावर सप्लाई दिया जाता था कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इनको ऑप्टिमाइज करते करते अभी तो इन सबको भी ऑप्टिमाइज करके नैनो टेक्नोलॉजी आ गया है, जो कि चिपसेट इनबिल्ट रहता है ऑलरेडी, उसके अंदर असेंबल्ड रहता है और ये खराब भी नहीं होता कभी, राइट। ये सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर के कुछ फीचर, यानी कि इसके अंदर कुछ फीचर दिया होता है, लाइक प्रोसेसर के जो फीचर है कॉस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हाई स्पीड के अकॉर्डिंग ये फीचर वाइज किए जाते हैं। लाइक जनरेशन जितना बढ़िया आप लेंगे, अगर आप आज के प्रोसेसर i9 ले लेते हैं, राइजन का 7 ले लेते हैं, उससे ज्यादा ले लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बहुत ही एडवांस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इनकी होती है। और इनके प्रोसेसर की कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो मोर देन 40,000, 30,000, 50,000, एंड i9 वगैरह में तो 60-70,000 प्लस में आपको जाना पड़ेगा लेटेस्ट वर्जन के साथ, राइट। वर्साटाइल प्रोसेस करने का फंक्शन अभी आ गया है, पहले एक बार में एक काम होता था, है ना। ये अगर आपने एक टास्क प्ले कर दिया तो दूसरा आप नहीं कर सकते जब तक कि पहला पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको क्या बोला जाता था, पाइपलाइनिंग फीचर। ये पूछा नहीं जाएगा बट याद रखेंगे नॉलेज पर्पज से। पाइपलाइन में क्या होता था कि एक समझ लो एक सिंगल पाइपलाइन है, एक डेटा गया और जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा नहीं आएगा जाएगा, राइट। अभी का क्या है कि हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं HT टेक्नोलॉजी,
इसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट HT, और फुल फॉर्म में हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता था आपको कि आप एक बार में मल्टीपल टास्क प्ले कर सकते हो। आप गेम भी प्ले कर रहे हो, अपना बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है, ऑफिस का भी काम कर रहे हो, म्यूजिक भी चल रहा है कि नहीं? मल्टीपल काम कर रहे हो, दो दो तीन तीन चार चार एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। तो पाइपलाइनिंग फीचर था। इसमें दो और फीचर लिखा हुआ है मैंने, लाइक EIST। ये मे भी कहीं पूछ दे, बट इतना डीप कोई नहीं जाएगा। तो EIST और EDB क्या होता है, शायद अब ये प्रोसेसर में आता भी नहीं है, जो कि UEFI वगैरह जब से आने लगा इसी चीज को एक्सटेंड किया गया। तो EDB स्टैंड फॉर होता था एग्जीक्यूटेबल डिसेबल बिट। आपके वायरस अटैक से ये बचाता था हार्डवेयर को। इनहेंस इंटेल स्पीड टेक्नोलॉजी, ये आपके पावर सप्लाई प्लस आपके सिस्टम के सिंक्रोनाइज मतलब स्पीड को सिंक करके मैनेज करता था। समझ रहे हैं? यानी कि आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस, यानी कि CPU की परफॉर्मेंस, इस पे लोड कितना जा रहा है और उसको कितना पावर सप्लाई चाहिए, इनहेंस इंटेल स्पीड टेक्नोलॉजी के थ्रू ये मैनेज होता था। ये सब इंटेल वगैरह के अंदर फीचर मिलते हैं, AMD वगैरह में शायद नहीं मिलेंगे, शायद इंटेल भी अभी इसको प्रोवाइड नहीं करता। UEFI और एडवांस बूट मोड और ये सारी चीजें आ गई हैं। ओके, तो सर EDB की फुल फॉर्म एक बार बताइएगा। एग्जीक्यूटेबल डिसेबल बिट। ओके सर। व्हाट इज EDB इन इंटेल प्रोसेसर? तो हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी ये आपको प्रोवाइड करता था, है ना? वायरस अटैक, मैलिशियस कोड से अटैक, जो मैंने बताया, ठीक है? यानी कि प्रोटेक्शन मिलता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, बट फिर भी वायरस अटैक हो जाता है, राइट? और EIST इनहेंस इंटेल स्पीड टेक्नोलॉजी, सॉरी, EIST इंटेल फीचर। तो ये देखो क्या दिया, इनहेंस स्पीड इंटेल, सॉरी, इनहेंस इंटेल स्पीड टेक्नोलॉजी में कि आपका पावर एंड थर्मल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है डेवलप्ड बाय इंटेल। EIST वाज इंट्रोड्यूस्ड टू आपके क्लॉक स्पीड और पावर सप्लाई को मैनेज करने का काम करता है। कि अगर आपने सिस्टम को ज्यादा टास्क दे दिया, हैवी टास्क दे दिया, तो उसको पावर भी तो ज्यादा चाहिए, है ना? आपको 1 किलो वजन उठाना हो तो कम पावर लगानी पड़ेगी, आपको 50 किलो वजन उठाना हो तो बहुत पावर लगानी पड़ेगी। तो वैसे सिस्टम को भी चाहिए कि कम, अगर अब मान लिया कि प्रोसेसर को एक नॉर्मल नोटपैड पे काम करना है, तो नोटपैड के लिए अब उसको 3 वोल्ट की पावर सप्लाई थोड़ी ना जरूरत है, कम चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मिनिमम वो 1 से लेके 5 वोल्ट तक का सपोर्ट दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, या 1 से लेके 3 वोल्ट, क्योंकि 3 ही तक होता है, तो यहाँ से 1 से लेके 3, तो नॉर्मल काम के लिए 1 वोल्ट तक ठीक है, वो लेगा। अगर इसको आपने ज्यादा हैवी टास्क दे दिया, 2-3 वर्चुअलाइजेशन मशीनें ऑन कर दिया, तो उसको पावर सप्लाई भी ज्यादा चाहिए, ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा कंजप्शन करेगा वो, राइट? तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। क्लियर हो गया ये कुछ फीचर और ये सारी चीजें बायोस को सॉरी इसको लेकर?